आज का हमारा जो विज्ञान का पेपर है ये अति महत्वपूर्ण, जिसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सम्मिलित रूप से 35 प्रश्न मिलेंगे। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत चुंबकों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो जो सही सही होगा वो मैं आपको आंसर बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, जो विद्युत चुंबक होते हैं, ये कार्य तभी करते हैं जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती। तो यहाँ ऑप्शन डी वाला सही है, बाकी ऑप्शन इसमें गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है। सभी को मालूम है P = F/A, अर्थात दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल के बैगों यानी बस्तों की पट्टियां चौड़ी क्यों लगाई जाती है। तो पट्टियां इसीलिए चौड़ी की जाती है क्योंकि अभी आप पढ़ चुके थे P = F/A, जिससे दाब कम लग सके, यानी जितना आप क्षेत्रफल बढ़ाते जाओगे दाब कम पड़ेगा। इसका मतलब कंधों पर दाब कम करने के कारण ही पट्टियों को चौड़ा बनाया जाता है। अगर आपके सामने कभी कोई एक ऐसी चीज मिले जिसकी तन्नी यानी जो बैग की पट्टियां होती हैं बहुत महीन हो, उनको आप हाथ से उठा के देखिए तो आप पर ज़्यादा दाब पड़ेगा, जबकि अगर आप चौड़ी पट्टी वाला बैग उठाएंगे तो उससे आपको दाब कम लगेगा। इसका एहसास आप कर सकते हो। अगला प्रश्न आपका न्यूमेरिकल है कि 5 सेंटीमीटर भुजा और 9.8 न्यूटन भार का कोई घनाकार टुकड़ा किसी मेज पर रखा है, तो मेज पर आरोपित दाब, तो दाब अभी बता चुका हूं, P = F/A होता है। तो यहाँ पर भार यही आपका बल हो गया। क्षेत्रफल क्या है, 5 सेंटीमीटर का ये कोई घन है। इसका मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5-5 सेंटीमीटर, यानी इसका ये क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यहाँ पर आपको न्यूटन मीटर में लिखना पड़ेगा, तो उसका एरिया हो जाएगा 5/100 × 5/100, यानी भुजा हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, उसको हम मीटर में बदल लेंगे तो ये आ जाएगा 25/10,000 मीटर स्क्वायर। तो आइए बल की गणना करते हैं, फोर्स की, दाब की गणना करते हैं। P = F/A, यहाँ पर 9.8/25/10,000 आप करोगे तो ये आ जाएगा 9.8 × 10⁻10,000/25। अब आप इसको 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 400 से गुणा कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 39,200। डेसिमल 1 के बाद लगा दीजिए तो आ जाएगा 3920 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा, उसकी हर एक कितनी अवधि में बदलती है, यानी एसी करंट की आवृत्ति कितनी होती है, इसकी होती है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर 1/50 सेकंड, इसका मतलब 50 हर्ट्ज ये इसकी आवृत्ति होगी। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 71 कि भाई निम्नलिखित में से कौन एक मात्रक साधारणता उपयुक्त विद्युत ऊर्जा के संबंध में पद यानी यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर क्या होता है। तो जो 1 यूनिट की माप होती है वो 1 किलोवाट घंटे से की जाती है, जो यानी किलोवाट, जितने किलोवाट घंटा होता है उसे हम अपनी भाषा में यूनिट के रूप में लिखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। तो यहाँ पर जो चीनी का घोल होगा वो विद्युत का चालक नहीं होगा, बाकी जो भी ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं वो सब विद्युत के चालक होंगे। अगला प्रश्न है, किसी छात्र ने सूची छिद्र कैमरे द्वारा किसी बिंब को फोकसित किया, यदि बिंब की आकृति F हो तो पर्दे पर सदैव उल्टा बनता है। कैसा दिखाई पड़ेगा, उल्टा का मतलब हो गया दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, यानी यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बढ़ाता हूं, किसी समतल चिकने पृष्ठ द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, पहला तो सही, आपतन कोण आपतित किरण और बिंदु अभिलंब बनाती है, तो बिल्कुल सही है। अगला है, परावर्तन कोण वह कोण है जो परावर्तित किरण बिंब
के तल से बनाती है। बिल्कुल सही बात नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। बाकी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये पूरी परिभाषा है, उसी से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकाशिक युक्तियों में युगलों में से कौन सा एक विकल्प किसी बिंब पर सदैव आभासी, सीधा और आकार में उल्टा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पर जो भी चीजें दी गई वो सब आपको, जो दंत चिकित्सक होते हैं, दंत का परीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण के कारण निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन सा एक परिवर्तन पाया जाता है? तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है, जो उर्वरक भूमि उसे मरुस्थल में रूपांतरित कर देती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक के कारण वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार इसे पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल के रूप में यहाँ पर गेहूं, मटर, चना और सरसों, ये सब एक ही साथ आपकी अक्टूबर माह में बोई जाती हैं, और ये सभी रबी फसल के नाम से जानी जाती हैं। अगला है, फलीदार पौधे मृदा में निम्नलिखित में से किसकी पुनःपूर्ति के लिए सहायक हैं? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका दिमाग को हिला के रख देगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों पर विचार कीजिए। पवन ऊर्जा, बायोमास, जीवाश्मी और भूतापीय। ये कह रहा है उपयुक्त में से अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न, यानी उससे होने वाली कौन सी ऊर्जा स्रोत? दुनिया के सभी स्रोत सौर ऊर्जा के ही स्रोत हैं, तो इसमें चाहे जीवाश्म ईंधन हो या भूतापीय, सभी होगा, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है? नवीनकरणीय स्रोत वो जिसे आप बार बार प्रयोग करके बना सकते हो, जो खत्म नहीं होंगे, वो होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से एक अन्य इनसे भिन्न है, चाहे पीतल हो, कांसा हो, इस्पात हो, ये सभी आपके मिश्र धातु हैं, जबकि सिलिकॉन एक तत्व, यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 पदार्थ चाहे पीतल, तांबा और जल दिए गए हैं, ये क्या है? तो आप जानते हो पीतल आपका जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण है, यानी ये तो आपका मिश्रण हो जाएगा। तांबा यानी कॉपर, ये एक तत्व है। जल आपका एक यौगिक है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पर दोनों को कथन, मेथेन और जल दोनों ही यौगिक है, बिल्कुल सही बात है। मेथेन CH4 और H2 ये दोनों ही यौगिक हैं, यानी इनका दोनों का एक निश्चित अनुपात होता है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मान उच्चतम होगा? यानी एक निश्चित मात्रा को जलाने पर सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, तो आज तक जो अभी तक खोजे गए उनमें हाइड्रोजन ऐसा है जिसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग इसके रूप में नहीं किया जा सकता, तो ग्रेफाइट जो है स्नेहक के रूप में आता है, पेंसिल भी बनाने का आता है, इलेक्ट्रोड, लेकिन काटने के औजार में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है आपके सामने 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये ध्यान करना, सही नहीं है। तो कोल गैस को प्राप्त करने के लिए कोयले के प्रक्रम के समय प्राप्त होती है, ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के संगठनों का एक समूह कौन सा है? तो ये होगा ईंधन, तेल, कैरोसिन, पैराफिन और बिटुमिन। यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सा गुण नहीं है? देखिए, सभी धातुओं में ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। आघात वर्धनता मतलब उन्हें चादर के रूप में पीट कर बढ़ाया जा सकता। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक भी होती। जड़ भंगुरता ये केवल आपका आधात्विक का गुण है, जिसमें यानी पीट करके उन्हें टूट जाने का गुण, यानी उन्हें नहीं बढ़ाया जा सकता। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ, तो अगला प्रश्न आपके सामने काफी अच्छा है। सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये ऐसा होता है सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए इनको जो है
मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसके अवयव कॉपर और जिंक है? तो कॉपर और जिंक सदैव ये पीतल का मिश्रण होता है जिसे हम लोग ब्रास बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई धातु किसी तनु अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, तो जब धातु और अम्ल की क्रिया होती है तो लवण प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। सोडियम का प्रतीक क्या है? सोडियम का प्रतीक बच्चों Na है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक यानी पॉलीमर है? जल्दी से बताइए। और इसका अगर ऑप्शन आप लगाते हो सेल्यूलोज तो आपका ऑप्शन सही है। चलिए 96 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशों का एक समूह यानी जो प्रकृति द्वारा प्रदान है, जैसे आपका ऊन, जूट, कपास, ये तीनों ही प्रकृति द्वारा प्राप्त, इन्हें हम लैब में नहीं बना सकते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पर सही कथन है, प्राकृतिक रेशे आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं, यानी ऑप्शन सी वाला सही है। अन्य सभी आपके सही ऑप्शन नहीं है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित में से प्लास्टिक के विषय में सही कथन को चुनिए। तो ये निम्नकरणीय प्रबल और हल्के होते हैं, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। आइए बढ़ता हूँ 99 प्रश्न काफी अच्छे और बड़े प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक चुंबकों के लिए सत्य नहीं है? यानी चुंबक के बारे में, तो चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप नॉर्थ नॉर्थ लाओगे तो ये रिपेल करेंगे, साउथ साउथ लाओगे तब भी ये रिपेल करेंगे। तो पहला वाला ही ऑप्शन इसका गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से विद्युत संधारित्रों का एक समूह जिसमें चुंबकों का उपयोग अति आवश्यक नहीं किया जाता है, तो ये विद्युत मोटर में भी किया जाता है, विद्युत जनरेटर में भी किया जाता है, विद्युत भट्टियों में भी किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बच्चों सही होगा। कुल मिला के आज के हमारे 35 प्रश्न कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।